हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग कंजम्पशन थीम के बारे में बात करेंगे। कंजम्पशन मतलब जो भी डेली लाइफ में आप कंज्यूम करते हैं। आपका कपड़ा हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, मेडिसिन्स हो गया, घर सजाने का चीज़ हो गया, जूता हो गया। तो ये सब आप जो डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, तो इसी को कंजम्पशन कहते हैं। तो यही कंजम्पशन को जो सेक्टर कैटर करते हैं उसको कंजम्पशन सेक्टर कहते हैं। तो देखिए, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है। तो कोई भी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने के लिए कंजम्पशन का थीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब लोग अगर कुछ खरीदेगा नहीं, लोग कुछ मतलब कंज्यूम नहीं करेगा, तो आपका जो नॉमिनल जीडीपी होता है, जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है, उसमें कंजम्पशन, जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखिए, कंजम्पशन एक ऐसा थीम है जो कि आप अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल में भी वो कहीं जाने वाला है नहीं। तो कंजम्पशन में बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। आप जैसे कि जो अपैरल सेक्टर हो गया, आपका फूड एंड बेवरेजेस का एक अलग से सेक्टर हो गया, और आपका हो सकता है कि जो लोग जो जूते बेच रहे हैं उन लोगों का एक अलग अलग सा सेक्टर हो गया। तो ऐसे बहुत सारा कंजम्पशन का सेक्टर होता है। आप डेली लाइफ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो भी तो कंजम्पशन में ही आता है। तो वो जो कैटर करते हैं, जो भी कंपनीज हो गया, तो वो उसको कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चरर, ऐसा होता है। ठीक है। तो कंजम्पशन में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट अभी लास्ट 10 से 15 सालों में उभर के आया है। कि जैसे क्या हुआ कि पहले हम लोग अगर कुछ खरीदने के लिए जाते थे। जैसे हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग क्या करते थे, मम्मी पापा हम लोग का कुछ कपड़ा खरीदना है, खाना है, तो अब लोकल दुकान में जाते थे, लोकल दुकान से कुछ कपड़ा खरीद लेते थे, और बाज़ार में जाते थे तो वहाँ पे जाके कुछ खाना खा लेते थे। तो अभी देखिएगा, एक इसमें एक शिफ्ट हुआ है। ये चीज़ कैसे शिफ्ट हुआ है, देखिए। अगर आपको अभी कपड़ा खरीदना है तो आप पहले क्या सोचेंगे कि कहीं मॉल पे जाके कपड़ा खरीदते। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग के यहाँ क्या है कि आप रिलायंस में जा सकते हैं, आप जूडियो में जा सकते हैं, और यहाँ पे बाजार कोलकाता है, वहाँ पे जा सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पे ही जाएंगे ना। पहले आपका दिमाग में क्या आएगा कि लोकल दुकान से ज़्यादा वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। आपको अगर जूता खरीदना है तो आप जूते के लिए आप किसी लोकल दुकान में आप जाते नहीं, आप जाते हैं शॉपिंग मॉल में। नहीं तो जो रिटेलर्स है, जैसे कि श्रीधर्स हो गया, बाटा हो गया, खादिम्स हो गया, तो यहाँ पे आप जाते हैं पहले। खाने पीने के लिए आप पहले ही आपको चिकन खाना है, अगर आपको मन कर रहा है कि आज आप चिकन खाएंगे, तो आप पहले क्या सोचेंगे, बोलिए। सोचेंगे ना कि आप अभी जाके केएफसी में चिकन खा लें, लोकल दुकान में तो जाके नहीं खाएंगे ना। तो ऐसा ही है। मतलब ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट अभी क्या हो रहा है कि कंजम्पशन में चल रहा है। तो इसी को जो कैटर कर रहा है, जो ये जो लोकल दुकानें, कोई इसका मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, तो इसको कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड। जो भी जिसका भी दुकान है, यहाँ पे एक दुकान है, वो अलग, यहाँ पे कोई उस बाजार में ऐसा ही दुकान है, एक ही चीज़ बना रहा है, एक ही चीज़ कर रहा है, लेकिन अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बिजनेस है। ठीक है। कोई इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी यही चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोगों के जो मार्केट है या फिर बाजार है, यहाँ पे उभर के आ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, अब जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोग कपड़ा खरीदने जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, तो रिलायंस में, या फिर आप जाएंगे स्टाइल बाज़ार, नहीं तो आप जाएंगे बाज़ार कोलकाता। ऐसे ऐसी जगह जाएंगे। तो बाज़ार कोलकाता आप देखेंगे, आपके हो सकता है आपके मार्केट में भी हो, आपके लोकल मार्केट में भी हो सकता है कि स्टाइल बाज़ार का दुकानें हो, और हो सकता है कि दूर में भी आपका स्टाइल बाज़ार का दुकान है। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है जो आपको बहुत जगह सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें एक चीज़ क्या है, क्यों जो ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का जो पोर्शन है, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का अभी ग्रोइंग फेज में है, आप ये क्यों हो रहा है। तो पहले देखिए, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में आपको मेन 2-3 पॉइंट है जो एक्चुअली में इसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। वो है कि देखिए, किसी को अगर कुछ खरीदना है, मान लीजिए आपको अगर कुछ खरीदना है, आप मान लीजिए आप कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो आपको पहली चीज़ आपको यही लगेगा ना कि आपका जो आप पैसा दे रहे हैं, उस पैसे से आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो वैल्यू प्रोडक्ट है कि नहीं।
आपका वो वैल्यू आपको डिफाइन करता है कि नहीं वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो लोकल दुकान में जब जाते थे तब उसका कोई मतलब प्राइस का कोई कंपैरिजन या फिर प्राइस का कोई एक डिग्निफाइड जैसे कि प्राइस पॉइंट होता है वैसा कुछ होता नहीं था। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, अभी कोई भी आप दुकान में जाएंगे, मतलब कोई भी आप शॉपिंग मॉल में हो या फिर कोई भी जैसे रिटेल अपैरल दुकान हो, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा का चीज़ मिलेगा, ठीक है। आपके डिफरेंट प्राइस रेंज में आपको डिफरेंट आपको कपड़ा उधर आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है कि लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आपका मतलब जो आप खरीदना चाह रहे हैं, जो जो भी आपका प्राइस पॉइंट है, उस प्राइस पॉइंट में आपको कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो ये एक बात है। और आपको जैसे मैंने बोला कि एक वैल्यू आपको एक एहसास होता है कि हाँ, मैंने इस पैसे से ये प्रोडक्ट खरीदा तो ये ठीक है, इसको वैल्यूएबल लगा, रीजनेबल वैल्यू में मैं इसको खरीदा। तो ये एक साइकोलॉजिकल एक चीज़ है कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इसके अभी जो मैंने खरीदा वो ठीक है। जो मतलब कहीं भी खाना खाने जा रहे हैं, KFC में मान लीजिए आप चिकन खाने गए, तो वहाँ पे उसका जो क्वालिटी है, आप जो पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है वो आपको लग रहा है कि वो बहुत सही है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी भी उसका वैसे ही है ना। आप लोकल दुकान में उसी पैसा देके, वही पैसा देके आप खाने जाएंगे तो वो क्वालिटी तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्वालिटी भी चाहिए, अभी लोग प्रेफर कर रहे हैं क्वालिटी, ठीक है। तो इसलिए ना रिटेल सेक्टर आगे जाके बहुत ग्रो कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो भी पहले लोग जो एफर्ट कर पाते थे, अभी थोड़ा सा एक स्टेप, मान लीजिए एक स्टेप, दो स्टेप आगे जाके ही एफर्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब मान लीजिए जो भी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आगे जो ट्रेन में सफ़र करता था, ठीक है, जो लोग स्लीपर जो क्लास है, स्लीपर क्लास में जो लोग सफ़र करता था, वो अभी थर्ड AC में जाने के लिए तैयार है, ठीक है। और जो थर्ड AC में जा रहा था, जो थर्ड AC एफोर्ड कर पा रहा था, वो अभी थोड़ा अपना प्राइस रेंज को बढ़ा के वो सेकंड क्लास AC एफोर्ड कर रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप, एक जो शिफ्ट हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है ना कि एक मतलब लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं कि लोकल या फिर रीजनल जो प्लेयर्स हैं, उससे बाहर जाके एक ऑर्गेनाइज्ड जो प्लेयर है वहाँ पे जाके कुछ कोई भी जो भी परचेस का प्लानिंग है उसको वहाँ पे ही जाके वो खरीदे। जैसे आप मान लीजिए शादी में जाना है, आपको शादी में जाना है तो आपको शेरवानी खरीदना है। तो शेरवानी आप खरीदेंगे तो पहले ही दिमाग में आपको आएगा ना कि मान्यवर से ही खरीदेंगे। लोकल दुकान में तो अभी आपको मतलब पहले दिमाग में वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यही है स्ट्रक्चरल शिपमेंट जो अभी हाल फिलहाल के मार्केट में हो रहा है। तो इसी में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर उभर के आ रहे हैं, वो अपैरल में हो, ज्वेलरीज के सेक्टर में हो, जूते बेचने का दुकानें हो। हाँ, तो ये आगे जाके हम लोग बहुत सारे ऐसे रिटेल बिजनेस को एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स है रिटेल में, बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज है। तो हम लोग आगे जाके धीरे धीरे हर कंपनी का जिसका फंडामेंटल अच्छा है वही सब कंपनीज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आगे जाके ग्रोथ क्या बन सकता है। मैनेजमेंट का भी कमेंट्री हम लोग सुनेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं जो सेक्टर का एनालिसिस करूँगा वो है ज्वेलरी सेक्टर, ठीक है। ज्वेलरी सेक्टर में लास्ट 3-4 सालों में बहुत ग्रोथ आया है। तो ये ग्रोथ के पीछे कुछ मेन रीज़न है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है। अगर ये नहीं समझेंगे तो उस सेक्टर के बारे में आप कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ग्रो कर रहे हैं। अगर आप ज्वेलरी सेक्टर इतना ग्रो कर रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कुछ कारण तो होगा ना। तो वो रीज़न आपको समझना है, उसके बारे में जानना है, तभी जाके आप कोई भी कंपनी को एनालाइज करेंगे तो उसके बारे में आप और भी डिटेल्स में और भी खुद से एनालाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ज्वेलरी सेक्टर में इतना तगड़ा ग्रोथ क्यों आ रहा है। लास्ट 4-5 साल मतलब कोविड के बाद बहुत तगड़ा ग्रोथ आया है। इसमें तो बहुत सारे रीजनल प्लेयर भी अभी बहुत पैन इंडिया प्रेजेंस भी अपना बना रहा है, दुकानें खुल रहा है हर जगह जाके। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका पहले थोड़ा सा 3-4 पॉइंट में हम लोग थोड़ा सा इसका एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जब आपका ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर
जो थे वो लोग ज्वेलरी कहाँ पे खरीदते थे, वो एक लोकल लोकल जो दुकानें हैं, ट्रस्टेड दुकानें हैं, लेकिन वहाँ पे जाके खरीदते थे। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होता था, उसमें एक प्रॉब्लम होता था कि उस ज़माने में ना ही कोई जो आप सोना खरीद रहे हैं, ना ही उसका प्योरिटी का कोई सर्टिफिकेट होता था, और ना ही उसका प्राइस पॉइंट का कोई एक फिक्स्ड प्राइस पॉइंट होता था। तो और डिज़ाइन जो भी होता था वो मिनिमल जो भी दुकान में होता था वही डिज़ाइन में आपको खरीदना पड़ता था। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो अभी क्या हुआ ना कि 2000 के बाद 2000 साल के बाद जब सबसे पहला जो ज्वेलरी रिटेलर आया, जो है आपका टाटा लेके आया था, जिसका नाम है तनिष्क। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड मार्केट तनिष्क ही बनाया ज्वेलरी सेक्टर में। तो उनमें क्या था कि वहाँ पे जाके आपका क्या होता था कि आप कोई भी रिटेलर के पास जाके जब ज्वेलरी खरीदेंगे तो उसका एक आपको फिक्स्ड प्राइस आपको देना पड़ता था। उसका प्राइस पॉइंट फिक्स्ड होता था, प्राइस का आपको पता होता था कि आपका सोने का कीमत क्या जा रहा है। फिर आपको प्योरिटी का भी एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब से हॉलमार्किंग आया है तब से तो आप जानते हैं कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी है 22 कैरेट सोने के गहना के लिए। तो 22 कैरेट जो हॉलमार्किंग होता है तो उसको करना पड़ता है। तो ये सब उस ज़माने में होता नहीं था। तो अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके ये जो शिफ्ट हो रहा है लोकल मार्केट से जो भी खरीदारी होता था सोने के गहना का, तो अभी ये हो रहा है कि रिटेल में जाके, मतलब जहाँ पे जो जिसका एग्जिस्टेंस है रिटेल सेक्टर में। जैसे हम लोग ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, मैं ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे जो रिटेलर है वो है सेनको गोल्ड, ठीक है। तो हम लोग कभी भी ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो पहले प्रेफर करते हैं कि सेनको गोल्ड में जाए। जहाँ पे तनिष्क है वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि तनिष्क में जाएगा। जहाँ पे कल्याण है तो वहाँ पे कल्याण में जाएगा। तो ऐसे एक शिफ्ट ज्वेलरी सेक्टर में हो रहा है इसी के वजह से, ठीक है। और एक चीज़ है कि आपका जो भी मतलब आप मान लीजिए आप नॉर्मल डेली बेसिस में यूज़ करने के लिए आप कुछ लेना चाहते हैं, तो उस प्राइस में अगर आप मान लीजिए कि कोई भी रिटेलर के पास जाएंगे, मान लीजिए लोकल दुकान में आप जा रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा स्टॉक होता नहीं था कि आपको उतना पसंद नहीं आएगा। तो ये क्या क्या करता है रिटेलर्स, क्या करता है रिटेलर्स हर प्राइस पॉइंट में, मतलब एकदम कम दाम से लेके एकदम बहुत एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट सबका एक रेंज रिटेलर के पास होता है। तो यंग पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए अलग रेंज होता है, वेडिंग ज्वेलरीज को कैटर करने के लिए अलग रेंज होता है। तो ये सब जो होता है ये आपको रिटेलर के पास ही मिलेगा, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है तो इनके पास ही मिलेगा। तो जैसे कि और एक चीज़ है कि आपको कभी भी आप रिटेलर के पास जाएंगे तो आप सोना खरीदते हैं तो उनमें एक ट्रस्ट बना हुआ रहता है कि आप वो गहना कभी भी वापस लेके आएंगे। मतलब कभी भी आपको मन करे कि इसको चेंज करना है या फिर इसको तोड़ के कुछ अलग से डिज़ाइन का कुछ अलग चीज़ बनाना है, तो ये एक ट्रस्ट रिटेलर देता है कि आप कभी भी आइए, आप आके हमारे दुकान में आप 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, आप आके वही गहना दे के वही जिस कैरेट में आप लिए थे, क्योंकि उसका तो सर्टिफिकेट बना हुआ रहता है, हॉलमार्किंग बना हुआ रहता है, ठीक है। तो वो दुकान में जाके आप उसका कोई जांच नहीं होता है, फिर सिर्फ आपको दिखाना पड़ता है, आपका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, गहना दिखाना पड़ता है, और बिल अगर आपके पास होता है तो वो दिखाना पड़ता है। तो फिर आपका आप जो भी गहना खरीदना चाहता है तो आप उसको खरीद के ले सकते हैं। तो यही जो ट्रस्ट है, यही जो एक लोगों के पास जो ये फ्लेक्सिबिलिटी अभी रिटेलर्स दे रहे हैं, तो इसी की वजह से अभी रिटेलर्स बहुत ग्रो कर रहे हैं। अभी लोग एक ऑर्गेनाइज्ड दुकान में जाना ही प्रेफर कर रहे हैं सोने खरीदने के लिए। और एक चीज़ है कि इस लास्ट 2-3 सालों में जो भी रिटेलर ज्वेलरी रिटेल में जो कैटर करते हैं, जो भी कंपनीज है, उनका शेयर प्राइस बहुत मतलब रिटर्न दिया है। तो इसके पीछे भी और एक कारण है कि गोल्ड का प्राइस भी आप देखिएगा लास्ट 2-3 सालों में बहुत ग्रो किया है। तो इसी वजह से उन लोग कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा भी हुआ, तो इसीलिए शेयर प्राइस भी बहुत तगड़ा रेट से ग्रो किया। तो अभी देखते हैं कि आगे जाके इंडिया में तो देखिए सोने का गहना खरीदना एक बहुत प्रीसियस
माना जाता है। सोने का गहना अभी भी आप जैसे कि कोई भी ओकेज़न में आप जैसे कि होता है अक्षय तृतीया हो या फिर धनतेरस हो, तो एक ऑस्पिशियस डे होता है जहाँ पे हम लोग सोने का गहना खरीदते हैं, क्योंकि ये हम लोग शुभ मानते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि गोल्ड हम लोग जो खरीदते हैं ना, तो गोल्ड इंडियन हाउस होल्ड्स में एक इन्वेस्टमेंट के रूप में भी माना जाता है। ज़्यादातर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अभी भी मानता है कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो इसीलिए अभी गोल्ड का डिमांड तो कभी कम होगा नहीं। तो और एक चीज़ है कि गोल्ड अभी हम लोग जानते हैं कि इंडिया में वेडिंग में कितना खर्चा होता है, ठीक है। जो भी मतलब वर्ल्ड में जितना भी शादियाँ होते हैं, जो भी वेडिंग्स होते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग इंडियंस शादी में सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। और सबसे ज़्यादा शादी में किस चीज़ में खर्चा होता है? वो है गोल्ड में, वो है ज्वेलरीज में खर्चा होता है। तो गोल्ड ज्वेलरीज जो वेडिंग में जो होता है खरीदने के लिए, तो इसका भी तो डिमांड दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वेडिंग में एक डेटा पॉइंट है कि हम लोग का जो इंडिया में जो वेडिंग है, वो हर साल लगभग कि 10 मिलियन आपका वेडिंग पर ईयर, हाँ, हम लोगों का हाँ, मतलब इंडिया में हो रहा है। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि कितना स्कोप है ज्वेलरी सेक्टर में। तो यही है। और एक चीज़ है कि थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कहाँ पे गोल्ड का डिमांड है, क्योंकि हम लोग वैसे कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो हमको जानना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी कौन सा रीजन से कैटर कर रहे हैं। तो जो कंपनी जिस रीजन से कैटर कर रहा है, उस रीजन में आपका गोल्ड का डिमांड या फिर गहने का डिमांड कैसा है, तो ये भी हम लोग को पता करना ज़रूरी है। तो देखिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं साउथ के लोग। तो साउथ में जो भी गोल्ड इंडिया में जो भी परचेस होता है, उसमें 40% साउथ से ही होता है, ठीक है। और नॉर्थ में होता है 20%, ईस्ट में होता है 15% और वेस्ट में होता है 25%, ठीक है। तो और मतलब आप समझ रहे हैं कि साउथ में अगर कोई शादी हो रहा है और ईस्ट में या फिर नॉर्थ में कोई भी शादी हो रहा है, तो साउथ में जो शादी के लिए गहना खरीदा जाएगा तो वो नॉर्थ से डबल होगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि शादी में साउथ में डिमांड बहुत ज़्यादा है गोल्ड का। तो ये एक बात है। और देखिए, ज्वेलरीज का थोड़ा सा डिवीज़न बता देते हैं कि ज्वेलरीज क्या क्या होता है। तो आप कभी भी ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आपको 2 टाइप का ज्वेलरीज आपको देखने को मिलेगा। एक है स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी, मतलब सिर्फ सोने का ही बना हुआ रहेगा, वो है स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी। तो और एक है आपका स्टार्डेड गोल्ड ज्वेलरी। स्टार्डेड मतलब उसके साथ कुछ जेम्स, मतलब डायमंड हो सकता है, कोई और अलग जेम्स हो सकता है। तो मतलब गोल्ड के साथ डायमंड का मिक्स, ये होता है स्टार्डेड ज्वेलरी। तो ये स्टार्डेड ज्वेलरी चीज़ याद रखिए, क्योंकि आगे जाके हम लोग जब कंपनी का डिस्कस करेंगे तो इसका जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके। तो इसको याद रखिए, स्टार्डेड ज्वेलरी होता क्या है कि गोल्ड के साथ आपका डायमंड हो गया, कोई अलग सा जेम हो गया, तो वो जब डायमंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो जब गोल्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसको कहते हैं स्टार्डेड ज्वेलरी। तो देखिए, स्टैंडर्ड एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ कि स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी आप जब खरीदते हैं तो स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी में क्या होता है कि गोल्ड का प्राइस, आपका जो मार्केट प्राइस है उसी में आपको खरीदना पड़ेगा। और रिटेलर को सिर्फ क्या मिलता है? रिटेलर को मेकिंग चार्जेस ही मिलता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा उसका मतलब प्रॉफिट उसमें ज़्यादा निकल नहीं पाता है। जो भी बेचता है तो अपना मेकिंग चार्जेस, और अगर गोल्ड का एप्रिसिएशन हुआ प्राइस में तभी उसका प्रॉफिट बनता है। लेकिन स्टार्डेड ज्वेलरी में कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होता है कि आपका गोल्ड का तो प्राइस पॉइंट आपको मालूम है, लेकिन आप जो डायमंड उसके साथ है, तो डायमंड का प्राइस तो आपको पता नहीं है। डायमंड का एक फिक्स प्राइस होता नहीं है। हाँ, डायमंड का प्राइस कभी भी डिसअपीयर हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से उनमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए देखिएगा, आगे जाके मैं ये डिस्कस करूँगा, आगे जो भी कंपनीज का मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा तो उसमें बताऊँगा कि इसमें मार्जिन मतलब कि जो आपका कंपनी का सेल करके जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा अगर आप वो कंपनी आपको स्टार्डेड ज्वेलरी ज़्यादा बेचेगा, ठीक है। तो ये हो गया बात 2 टाइप का ज्वेलरी, जैसे मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी है और दूसरा है स्टार्डेड गोल्ड ज्वेलरी। तो ये हो गया। और क्या क्या बिजनेसेस है, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ बिजनेस एनालिसिस से पहले कि सबसे पहले तो देखिए, सबसे बड़ा जो
4 टाइप का बिजनेस गोल्ड में रिटेलिंग में आता है। जैसे जो एक पैन इंडिया प्रेजेंस है, पैन इंडिया मतलब पूरा इंडिया में छाया हुआ है, जिसका प्रेजेंस नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, आपका वेस्ट में भी है और आपका ईस्ट में भी है। तो वो कॉरपोरेट बैक्ड बिजनेस है, मतलब बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है जो वो बिज़नेस चलाता है। जैसे आपका तनिष्क हो गया, तनिष्क किसका ब्रांड है? टाइटन का ब्रांड है। तो टाइटन का ब्रांड है तनिष्क, और टाइटन किसका ब्रांड है? टाटा का। तो टाटा चलाता, टाटा का है तनिष्क, तो पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है टाटा। उसके बाद आपका दूसरा टाइप होता है जो कि एक रीजनल प्लेयर है, मतलब पॉपुलर रीजनल प्लेयर, लेकिन वो अभी उस रीजन में धीरे धीरे अपना दुकानें फैला रहा है। तो जैसे कि हो गया सेनको कोलकाता से शुरू हुआ, तो अभी वो क्या कर रहा है, वो अभी झारखंड में जा रहा है, बिहार में जा रहा है। तो ऐसे करके अपना प्रेजेंस को बढ़ा रहा है पूरा देश में। शायद पहले ईस्टर्न रीजन को कटर कर रहा है, अभी जाके आगे जाके देखना पड़ेगा कि उसका प्लानिंग क्या है। तो यही सब हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, आप लोग देखते रहिए। और तीसरे टाइप का जो है एकदम लोकल प्लेयर है, मतलब जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में अपना प्रेजेंस को और भी मजबूत करना चाहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ कि महाराष्ट्र में एक है PN गडगिल ज्वेलर्स, जो कि बहुत पॉपुलर है। तो इस कंपनी का भी मैं एनालिसिस करूँगा आगे जाके वीडियो में। तो ये इसका प्रेजेंस महाराष्ट्र में बहुत मतलब तगड़ा प्रेजेंस है, और इसका ब्रांड भी बहुत तगड़ा है महाराष्ट्र में। लेकिन ये अभी तक महाराष्ट्र से बाहर निकला नहीं है कभी, ठीक है। तो उसका दुकान जो भी है वो अभी महाराष्ट्र में ही है। तो ये हो गया तीनों। और एक लास्ट हो गया जो है आपका ऑनलाइन रिटेल, ज्वेलरीज में ऑनलाइन रिटेल में, जैसे कि कैरेट लेन है, ब्लू स्टोन है। तो ये सब ऑनलाइन में ज्वेलरीज बेचते हैं। तो यही था ज्वेलरी सेक्टर की बात। अब शायद मैं होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ज्वेलरी सेक्टर में क्या हो रहा है, तो आप कैसे सेक्टर ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है। तो और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, इसका जो है ना, देखिए एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर में जाके अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस सेक्टर में स्कोप क्या है। तो स्कोप मतलब इसको कहते हैं टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। इसको फिनेंशियल जो लैंग्वेज है, टेक्निकल टर्म आप कह सकते हैं, तो इसको कहते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो ज्वेलरी सेक्टर में टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत ज़्यादा है। हम बता देते हैं कि FY18 में कम से कम $48 बिलियन का मार्केट था। अभी जो प्रोजेक्शन लिया जा रहा है कि आगे जाके FY28 में जाके 145 बिलियन हो सकते हैं। मतलब इट्स एन एक सेकेंड, मतलब इट्स एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 16%। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक सेक्टर 16% से एनुअली ग्रो करेगा, कॉम्पाउंड रेट एनुअली ग्रोथ रेट इसका है 16%, सिर्फ मार्केट का। तो आप समझ रहे हैं कि जो कंपनीज इसको कैटर कर रहे हैं, तो अगर उसका बिजनेस सही ढंग से अगर बिजनेस को चला पा रहा है, तो आगे जाके कितना स्कोप बन सकता है। तो यही है। और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज तो मैंने बता ही दिया कि अनऑर्गेनाइज पहले सब कुछ अनऑर्गेनाइज वे में था, लोकल दुकान में जाता था, वहाँ पे ही सब चीज़ खरीद लेता था, ठीक है। लेकिन अभी जाके लोग एक रिटेलर को प्रेफर कर रहे हैं, कहीं दुकान बड़ा जो दुकान है वहाँ पे जाके सोना खरीदता है। तो इसको ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज शिफ्ट जो भी हो रहा है, तो यही एक स्कोप बनता है मार्केट में कि एक जो अनऑर्गेनाइज्ड बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। अभी भी उतना ऑर्गेनाइज्ड हम मतलब सेक्टर रिटेल सेक्टर आया तो है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अभी भी शायद आप लोग कहीं लोकल दुकान में जाके गहने खरीदते होंगे। तो ऐसा है। तो देखिए 2001 में मतलब 2000 के आसपास, तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शेयर था हार्डली 10 से 15%। वही जो मैंने बताया कि तानिष्क आने के बाद ही ये मार्केट कैप्चर किया थोड़ा सा 10 से 15%। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आगे जाके FY26 में यही मतलब प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि 50% हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना सारा स्कोप है आगे जाके। तो पहले हम लोग ज्वेलरी सेक्टर का ही बात करेंगे, तो देखेंगे इसमें कौन कौन सा कंपनी क्या क्या कर रहा है। इसमें हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कौन कहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या है, तो यही सब एनालाइज करेंगे। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छा लगा।
ठीक है, तो देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो